जय हिंद, जय भारत। आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल के, या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी कंपटीशन फाइट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक एस्पिरेंट हैं, या आप पेरेंट्स हैं, है ना, तो ये वीडियो आपको शुरू से एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो बात करते हैं कि देखो, एक स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने एक बहुत लंबा टाइम स्टूडेंट्स के साथ में स्पेंड किया है, बहुत सालों से, है ना। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट को उसके ब्रेन की कैपेबिलिटीज क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। उसका ब्रेन किस डायरेक्शन में बेस्ट वर्क कर सकता है, ये उसको पता नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से सबसे पहले ही प्रॉब्लम कब आ जाती है? आफ्टर द 10th क्लास। कि 10th क्लास के बाद में हम क्या स्ट्रीम चूज करें? साइंस लें, साइंस में मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, एग्रीकल्चर में जाएं, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, हमें नहीं पता, है ना। और उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद में हमें लाइफ में करना क्या है, हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, इसको लेकर के बड़ी ही कंफ्यूजन रहती है। तो एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो दो स्टूडेंट हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम जो है उसके 10th के अंदर मान लो 95% मार्क्स आते हैं और श्याम के 90% मार्क्स आते हैं। अब राम जो है, राम का एक टारगेट है क्या, कि उसने यूपीएससी करनी है, आईएएस बनना है। और सेम ही टारगेट श्याम का भी है, दोनों क्लासमेट्स हैं। वो भी चाहता है कि वो क्या करे, यूपीएससी करे, आईएएस। अब राम जो है, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं इस बात को लेकर के। तो राम ने क्या किया, 10th के बाद में 11th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम को चूज किया। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट है आईएएस बनना। और वहीं पे श्याम जो है वो भी चाहता है कि आर्ट्स लेकर के वो क्या करे, आईएएस बने, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि राम के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए, लेकिन श्याम के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको जबरदस्ती क्या दिलवा दी है, मेडिकल साइंस दिलवा दी है। उनका कहना है कि मेडिकल लाइन में जाओ, डॉक्टर बनना है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्या लगता है, इन दोनों बच्चों में कौन सक्सेस होगा, राम या श्याम? राम जो वो कर रहा है, जो उसका मन कर रहा है करने का, और श्याम को वो करना पड़ रहा है मेडिकल, जो जबरदस्ती उसकी फैमिली ने दिलवा दिया है। तो कौन सक्सेस होगा? यहाँ पे मोस्टली हमारा आंसर यही होगा कि राम जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। और हो सकता है दोनों हो जाए, लेकिन एक डिफरेंट सिनेरियो की तरफ मैं बात करूंगा। तो एक डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि शायद दोनों ही सक्सेस न हो पाए, क्योंकि जो राम है उसने आईएएस बनना है, ऐसा उसका मन हुआ है। क्या उसकी ब्रेन के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो आईएएस बन सकता है? मान लो उसके ब्रेन में कैपेबिलिटीज हैं कि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, लेकिन वो गया कहां पे है, आईएएस बनने वाली डायरेक्शन में। तो होगा क्या, वो अपनी लाइफ के 5-6 साल आईएएस की कोचिंग में वेस्ट कर देगा। कुछ 7-8 लाख रुपए जो फीस है वो खराब जाएगी। एट द एंड जब सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है डिप्रेशन में आ जाए, हो सकता है सुसाइड कर ले। तो ऐसा सिनेरियो हम देखते हैं, नॉर्मली हमारे सोसाइटी में होता है। और नॉर्मली हमारे इंडियन सोसाइटी में पर्सपेक्टिव क्या है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 10th में, वो साइंस ले लेते हैं। जिनके थोड़े कम है मार्क्स, वो कॉमर्स में चलेगा, और जिनके बहुत कम है वो आर्ट्स में चलेगा। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है। वहीं पे श्याम की बात करें तो श्याम का मन क्या था, आईएएस बनने का। फैमिली प्रेशर में कर क्या रहा है, मेडिकल। अब क्या वो सक्सेस होगा? तो हो सकता है वो ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके ब्रेन के अंदर वो कैपेबिलिटी ही ना हो मेडिकल वाली। हो सकता है उसके ब्रेन की कैपेबिलिटीज है कोडिंग, कि वो कोडिंग वाली लाइन में अगर जाए तो बहुत बेस्ट कर सकता है। हो सकता है अगर वो कोडिंग वाली लाइन में जाता तो शायद वो अपनी खुद की कोई गूगल या फेसबुक जैसी कंपनी स्टार्ट कर पाता, लेकिन वो कहाँ गया, मेडिकल में। हो सकता है नीट का एग्जाम ही ना क्लियर हो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ड्रॉप आउट ले ले, है ना। कोटा में मोस्टली बहुत सारे बच्चे जाकर के तैयारी करते हैं, कोटा फैक्ट्री बन चुका है, देखा ही आपने। हो सकता है ये बच्चा भी डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड कर ले। तो बात क्या है कि हमें हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज के बारे में आइडिया नहीं है।
तो इसी बात के लिए मैं बात करने के लिए आया हूं आज आप सबके साथ में। तो ब्रेन की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि ब्रेन के मेजरली दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, है ना। तो हमारे राइट साइड का जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो ऐसा क्रॉस में वर्क करता है ब्रेन, पता ही आप सबको। थोड़ा सा और फर्दर अगर हम बात करें तो जो ब्रेन है, तो राइट साइड का जो ब्रेन है उसको अगर अपने आगे और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करें तो उसके में भी आगे 5 पार्ट बनते हैं, और ऐसा ही सेम लेफ्ट ब्रेन जो है उसके भी आगे 5 अलग हिस्से बनते हैं। टोटल 5 हिस्से राइट ब्रेन के, 5 हिस्से राइट ब्रेन के, टोटल 10 हिस्से हो गए। इनको लोब्स बोला जाता है। तो टोटल हमारे ब्रेन में 10 लोब्स होते हैं, और हर एक लोब जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, परफेक्ट होता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सचिन तेंदुलकर का हम एग्जांपल लेते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को अगर फोर्स किया जाता कि नहीं तुम्हें स्टडी करनी है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या वो बन पाते? नहीं बन पाते। उनको पता था कि उनके ब्रेन की मोस्ट जो पावरफुल कैपेबिलिटीज है वो क्या है, स्पोर्ट्स। तो वो स्पोर्ट्स में गए और आज वो क्रिकेट के भगवान है। अगर यही चीज विराट कोहली को, धोनी को बोली जाती कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो क्या वो बन पाते? शायद नहीं बन पाते। तो हमें भी हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज को जज करना है। कैसे करेंगे? तो ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो ब्रेन में 10 लोब होते हैं, बता ही दिया आपको, 5 राइट साइड में, 5 लेफ्ट साइड में। और हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो न्यूरॉन्स की अगर अपने बात करें तो सभी के ब्रेन के अंदर अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग लोब्स में, अलग अलग क्वांटिटी में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और यही न्यूरॉन्स क्या हैं, हम इनको स्टडी कर पाते हैं कैसे? थ्रू आवर फिंगरप्रिंट्स। अब हमारे जो ये फिंगरप्रिंट्स हैं, ये फिंगरप्रिंट्स हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, उनके पैटर्न को, उनकी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। अब ये कैसे पता लगा? इसीलिए हमारे ना हाथ में, अगर आपने कभी सोचा हो कि हमारे हाथ में 10 उंगलियां क्यों होती हैं, इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में 10 लोब होते हैं, और हर एक लोब हमारे इन्हीं में से किसी एक उंगली से कनेक्ट होता है। अब ये कैसे हमें पहली बार पता लगा कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं? तो एक इंग्लैंड के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ था, और उस बच्चे में ना ब्रेन नहीं था। कुछ टाइम के बाद में उसकी डेथ हो गई, होनी थी, है ना। तो कुछ टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जब डॉक्टर, साइंटिस्ट उसके पर रिसर्च करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ब्रेन के अलावा इसके फिंगर्स प्लेन हैं। फिंगर्स पे फिंगरप्रिंट्स, ये जो अपन लाइंस देखते हैं ना, इन्हीं को अपन फिंगरप्रिंट बोलते हैं, तो ये नहीं थी, ये लाइनें नहीं है। फिर उसके बाद में जब वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पे जब ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके अंदर ब्रेन नहीं था, तो जब सबकी स्टडी की तो ये पता लगा कि जिसके पास ब्रेन नहीं है ना, उसके पास फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। और फर्दर अगर जब हम इसकी और स्टडी करते हैं तो हमें पता लगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब 13-14 वीक का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस 13-14 वीक की प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, और सेम उसी टाइम पीरियड में हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और हमारे फिंगरप्रिंट्स जो एक बार डेवलप हो गए, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये कभी बदलते नहीं है। इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब ये हमारे हाथ में 10 उंगलियां है ना, तो ये 10 के 10 फिंगरप्रिंट अलग है। ये ऐसा नहीं कि ये वाली उंगली और ये वाली उंगली के सेम है, नहीं। अगर ट्विंस है ना, बच्चे जुड़वा हैं, सब कुछ सेम हो सकता है, फिंगरप्रिंट उनके भी सेम नहीं होंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, एक कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है न्यूरो रूट्स, नो योर इनबॉर्न टैलेंट। ये हमारी कंपनी की टैगलाइन है, नो योर इनबॉर्न टैलेंट, यानी कि अपने बचपन के टैलेंट को पहचानो। कैसे? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके जो फिंगरप्रिंट्स है उनको स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, उसकी एक 70 पेज की रिपोर्ट जनरेट करेगा। और ये जो 70 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें आपकी ब्रेन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, जैसे कि कुछ 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज क्या हैं,
आपका ब्रेन किस तरीके से सीखने में कंफर्टेबल है। जैसे हम बात करते हैं कि एक क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है और कुछ बच्चे हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है। अब इंटेलिजेंट हम किसको मानते हैं? जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं हम कह देते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसके पास फिंगरप्रिंट है उसके पास ब्रेन है, और जिसके पास ब्रेन है उसके पास इंटेलिजेंसी भी है ना। तो इंटेलिजेंट तो सभी होते हैं। बात यह है कि कुछ बच्चे जिनका सीखने का पैटर्न माइंड का अलग होता है और कुछ बच्चों का सीखने का तरीका माइंड का अलग होता है। अब क्लास के अंदर कौन से बच्चे इंटेलिजेंट बन जाएंगे, कौन से बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? जिनका सीखने का पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर माइंड क्या है, सुन के या करके। तो जब क्लास में टीचर ने बताया, उन्होंने सुना, उन्होंने सीख लिया, वो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, वो इंटेलिजेंट बन जाएंगे। या करके, करके कैसे? क्लास में टीचर ने बताया, उन्होंने घर पे जाकर के उसको लिखा, प्रैक्टिस की, उन्होंने किया और वो सीख गए, तो वो अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती जो सुन के या करके सीखे। वो हो सकता है वीडियो देख करके या फोटो देख करके बेटर सीख पाए, तो उनको उस तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो वो अच्छे मार्क्स वो भी लेके आ सकते हैं। तो इंटेलिजेंट सभी हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने का तरीका ओवरऑल एक ही है हमारा हर जगह पे, तो इसलिए जो सुन के और करने वाले जो माइंड वाले बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये 70 पेज की रिपोर्ट जनरेट होगी, इसमें एक तो आपको ये पता लगेगा कि आपके ब्रेन की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो किस टाइप से है, इसका लर्निंग मेथड क्या है ब्रेन का, ठीक है। प्लस आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये आपको पता लगेगा। अपार्ट दिस आपको क्या समझ में आएगा? अपार्ट दिस आपको ये समझ में आएगा कि 10th क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करना आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। देखो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, हमारे मार्क्स के बेसिस पे या इंटरेस्ट के बेसिस पे बात कर लेते हैं, या बाकी फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं, टीचर क्या एडवाइस दे रहे हैं, है ना, फैमिली क्या एडवाइस दे रही है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं। लेकिन अगर कोई एक साइंटिफिक तरीका हो जो आपको ये बताए कि आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग ये वाली स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से वो फिर ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आपको आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में इजीली पता लग जाएगा। अपार्ट दिस आपके लिए कौन से करियर गोल आपके लिए बेस्ट है, यानी कि कौन से करियर में आप जाओगे तो आप इजीली सक्सेस को अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड की कैपेबिलिटीज है उन करियर के ऊपर काम करना, उन फंक्शन के ऊपर काम करना। तो ये एक 70 पेज की रिपोर्ट है, ठीक है, जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के थ्रू हम जनरेट कर पाएंगे। अब इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो, जिसने अपने ब्रेन की स्टडी करवानी हो थ्रू द फिंगरप्रिंट्स, है ना, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसमें हम फिंगरप्रिंट को स्कैन करके टेस्ट करते हैं। इसको DMIT बोला जाता है। DMIT मतलब डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हमारा ब्रेन क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम करता है, मतलब हमारे ब्रेन में 10 लोब तो हैं, हर एक लोब काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो एक ही दिन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे सब्जेक्ट में इक्वल स्कोर कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे मैथ में अच्छे हो, कुछ साइंस में अच्छे हो सकते हैं, कोई लैंग्वेज में अच्छा हो सकता है, कोई कंप्यूटर में अच्छा हो सकता है, कोई SST में अच्छा हो सकता है। तो वो उनकी लोब्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का मैथमेटिक्स वाला लोब अच्छा हो सकता है, किसी का थ्योरेटिकल पोर्शन वाला लोब अच्छा हो सकता है, किसी का म्यूजिक वाला अच्छा हो सकता है ना। तो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि लोब्स तो सभी के पास है और हर लोब के अंदर न्यूरॉन्स हैं, तो काम तो सारे ही लोब कर रहे हैं ना, तो हम मल्टीपल टास्किंग कर पाते हैं इसी वजह से, और इसी वजह से इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है। तो इसमें देखो टेस्ट करवाने के 2 मेथड हैं। एक तो ये कि आप ऑफलाइन हमारे यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हैं रायसेन नगर में, हम आपके फिंगर्स को स्कैन करके रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर किसी का ऑफलाइन आकर के टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आपने क्या करनी है, ये आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, तो उंगलियों को हम नंबरिंग दे देते हैं। थंब से स्टार्ट करेंगे, थंब हमेशा आपका क्या रहेगा, नंबर 1 रहेगा। 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपकी ये उंगलियां होगी। 1 2 3 4 और 5 ये हो गई। अब ये राइट हैंड की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, R1 R2 R3 R4 R5। ये लेफ्ट हैंड है तो L1 L2 L3 L4 और L5, इस तरीके से हम इनको बोलेंगे। अब आपने क्या करना है, अपने जैसे मान लो ये थंब है, तो इस थंब के ऊपर आपने हल्का सा टैल्कम पाउडर या फेस पाउडर लगाना है, ठीक है।
उससे क्या होगा, आपकी ये जो लाइनिंग है ये थोड़ी ज्यादा क्लियर विजिबल हो पाएंगी, क्योंकि हमें ये लाइनें जो इनको रिजिस बोला जाता है, हमें इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट टेल्कम पाउडर या फेस पाउडर लगाओगे, और मोबाइल सबके पास है, कैमरे से जूम करके आपने इसकी फोटो क्लिक करनी। एक बात ध्यान रखना, आपने सबसे पहले हर उंगली के नीचे पेन से लिखना है। जैसे इसके नीचे लिख लिया L1, इसके नीचे लिख दिया L2, L3, L4, L5, फिर राइट हैंड के लिए R1, R2, R3, R4 और R5। फिर इसकी फोटो क्लिक करके आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है उनके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टोटल आपकी 10 उंगलियां हो गई ना, तो आपको हर उंगली के 3 अलग अलग एंगल से फोटो कैप्चर करनी है। ध्यान रखना, फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपको दिख रहा हो कि हम इजीली इसको क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर फोटो ब्लर है तो हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर एक हर एक उंगली की आपने 3 अलग अलग डायरेक्शन से फोटो क्लिक करनी है। कैसे करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे मोबाइल है और ये मेरा क्या है, थंब है, तो एक तो ऐसा बिल्कुल सेंटर से कि थंब का सेंटर पोर्शन आए, फिर उसको थोड़ा सा इस साइड में टिल्ट करेंगे जिसमें सेंटर और राइट वाली साइड आए, फिर उसको थोड़ा सा थंब को इस साइड में टिल्ट करेंगे तीसरी फोटो में, जिसमें इसका सेंटर और लेफ्ट साइड ये तीनों आ जाए। ठीक है, तो हर एक फिंगर की इस तरीके से आपने 3 फोटो लेनी है। कौन सी, एक सेंटर पोर्शन की, दूसरी सेंटर प्लस राइट साइड और तीसरी सेंटर प्लस लेफ्ट साइड। तो टोटल 10 उंगलियों की 30 इस तरीके से फोटो कैप्चर करके आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जनरेट करवाने से पहले सबसे पहले आपने गूगल पे, यूट्यूब पे या चैट जीपीटी वगैरह पे कहीं पे भी इस टेस्ट के बारे में ना एक बार थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि ये जो DMIT टेस्ट की मैंने बात की है, क्या इस तरीके की कोई चीज वास्तव में होती है या नहीं होती है ना। पहले आपको मेंटली इस तरीके को समझना है कि ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। अगर होता है आप सेटिस्फाई हैं इन चीजों से, उसके बाद आप हमें भेज सकते हैं। और रही बात इसके चार्जेस की, तो जहां पे आप गूगल पे ये सर्च कर रहे हैं वहां पे आप ये भी सर्च करके देख सकते हैं कि DMIT के नॉर्मल चार्जेस क्या रहते हैं इंडिया में। तो नॉर्मल जो इसके चार्जेस रहते हैं वो 4000 से लेकर के 7000 तक रहते हैं, है ना। तो बट क्योंकि हमारा पर्पस वो नहीं है ना, हमारा पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स के लिए ही हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस स्टूडेंट्स को कुछ बेटर देना है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 4000, 7000, 5000 ऐसा कुछ नहीं, इसकी कॉस्टिंग है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज, जिसमें हम आपको स्कैन करने के बाद में आपकी रिपोर्ट व्हाट्सएप की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम आपको कॉल करके उस सारी रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसी टेक्निकल और साइकोलॉजिकल टर्म्स होती हैं जो शायद आपको पढ़ करके समझ ना आए। ठीक है, तो हम इसको आपको एक्सप्लेन भी करेंगे रिपोर्ट का मतलब क्या है इसका। आई होप आपको ये चीज सही लगी होगी। तो किस तरीके से आपको ये मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है कि नहीं लगा है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कमेंट में। और अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज है, तो आपके कोई भी ऐसे नोन जिनको इस टाइप के टेस्ट की जरूरत है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।